बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये वाला स्लोगन अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि पढ़ लेने से भी बेटियां बच नहीं जाती, वे तब भी जिंदा जला दी जाती है। और उनका दोष पता है क्या है? वे समाज पर अब भी विश्वास कर लेती है। समाज में जहां हवस के दरिंदे अब भी छूटा घूम रहे हैं, समाज में बलात्कारियों पर वर्षों तक केस की नौटंकी करने के बाद उसे बचा लिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी मिलती जुलती है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की मर्डर से, जिसने दिल्ली के निर्भया वाला केस याद दिला दिया। तो चलिए इस केस को शुरू से शुरू करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इलाके की रहने वाली प्रियंका रेड्डी हर रोज एक क्लिनिक में जाती थी। प्रियंका एक पशु चिकित्सक डॉक्टर थी और प्रियंका जहां काम करने जाती थी वह उसके घर से 30 किलोमीटर दूर शमशाद बाग में था। वह आधा रास्ता स्कूटी से पार करती थी और आगे का रास्ता पार करने के लिए कैब को मंगा लेती थी। रोजाना का यही उसका रूटीन था। 27 नवंबर 2019 को काम करके वह क्लिनिक से बाहर निकलती है, लेकिन उस दिन उसका एक अन्य डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट था। यहाँ उसे देर लग गई। हालांकि घर वाले ये जानते थे कि आज प्रियंका को घर आने में देर होगी। थोड़ी देर बाद प्रियंका डॉक्टर से मिलने के बाद टोल प्लाजा की पार्किंग में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके स्कूटी का एक टायर पंचर है। प्रियंका परेशान हो गई क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और टोल प्लाजा जैसी जगह पर भी उसको मदद नहीं मिल पा रही थी। अब उस जगह पर खड़ी एक लड़की को आने जाने वाले हर एक लोग उसको घूर रहे थे। प्रियंका को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। कुछ लोग पूछने भी आए, मदद की पेशकश भी की, लेकिन प्रियंका को ये समझ में आ चुका था कि उसे मदद के लिए पूछने वाले लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं। लड़कियों की सिक्स्थ सेंस उन्हें अच्छे और बुरे का पूर्वाभास करा देती है। प्रियंका को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। रात के 9:22 पर वह अपने घर वालों को फोन करती है। घर पर प्रियंका की बहन ने फोन रिसीव किया और फिर प्रियंका ने फोन पर ही अपने सिचुएशन को अपने बहन को बताया। घर से उसकी बहन ने कहा कि गाड़ी को वहीं छोड़कर कैब से घर आ जाओ, लेकिन प्रियंका ने कहा कि गाड़ी यहाँ पर कैसे छोड़ दूं? अगर गाड़ी यहीं पर छोड़ दी तो कल क्लिनिक कैसे जाऊंगी? प्रियंका ने अपनी बहन से कहा, मैं देखती हूँ ये कहीं ठीक हो जाए, लेकिन तुम फोन पर ही रहना क्योंकि मुझे डर लग रहा है। प्रियंका की बातों से ये तो साफ साफ लग रहा था कि उसे वाकई में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। प्रियंका को डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसे आने वाले खतरे के बारे में थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। वो तो यही सोच रही थी कि अगर स्कूटी यहाँ पर छोड़ दी तो कोई चुरा ना ले। अपने साथ इतना बुरा होने की कल्पना जल्दी कोई नहीं करता है। अभी तक वो फोन पर ही बनी हुई थी। इसी बीच कई लोग मदद की आस लेकर प्रियंका के पास गए और बोले कि हम आपकी मदद करेंगे। इवन एक तो प्रियंका की स्कूटी लेकर उसका पंचर ठीक करवाने भी चला गया। बट वो कहते हैं ना, जब नाश मानुष पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, क्योंकि जो आदमी स्कूटी लेकर पंचर बनवाने गया था वह फिर से लौट कर वापस आता है और बोलता है कि आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई हैं। उसके तुरंत बाद ही दूसरे ने कहा कि इसको ठीक करने के लिए स्कूटी को आगे लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपकी स्कूटी की पंचर ठीक हो पाएगी। यानी मदद के नाम पर कोई ना कोई प्रियंका के साथ बना ही था, लेकिन प्रियंका को लोगों की आंखों में मदद नहीं कुछ और ही नजर आ रहा था। उस समय प्रियंका किसी ऐसे शख्स की इंतजार कर रही थी जो उसकी मदद लेने में खुद को वह सुरक्षित महसूस कर सके। 9:42 तक वह अपने बहन से बात करती रही और ये बात बोलती रही कि उसे डर लग रहा है, लेकिन अंत में बहन के कहने पर वह कैब के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी उसका फोन कट हो जाता है। बहन ने दोबारा ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। घर वालों को लगा कि शायद प्रियंका को कैब मिल गया और वो घर आ रही होगी। अब घर वाले प्रियंका की प्रतीक्षा करने लगते हैं, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद जब प्रियंका घर नहीं लौटी तो फैमिली वालों ने टोल प्लाजा जाने का फैसला किया और थोड़ी ही देर बाद वे लोग टोल प्लाजा के पास पहुंच भी जाते हैं।
जब परिवार वाले वहां पहुंचे तो वे लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर ना तो प्रियंका की स्कूटी थी और ना ही प्रियंका थी। इसीलिए प्रियंका की बहन जो कि पढ़ी लिखी थी वह तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुंचती है ताकि अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा सके। लेकिन वहां पर उसे ये कहकर लौटा दिया जाता है कि टोल प्लाजा वाला एरिया उनके अंडर में नहीं आता है, आपको शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जबकि इंडिया का कानून ये कहता है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हो। उसके बाद यह बाद में डिसाइड किया जाएगा कि यह केस किस थाना में जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऐसा नहीं करती है। फकीहारी प्रियंका की बहन वहाँ से तुरंत शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर FIR दर्ज करवाती है। लेकिन पुलिस वाले उस लड़की की बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और पुलिस अपने ही अंदाज में ढूलमूल रवैया लेकर टोल प्लाजा के पास पहुंचती है और वहां पर प्रियंका को ढूंढने लगती है। लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। सुबह के 5 बज चुके थे, बट अभी प्रियंका का कोई भी अता पता नहीं था और अब तक सुबह के 6 बज चुके थे। इसी जगह से कुछ दूरी पर ओवरब्रिज के नीचे एक किसान जब अपने खेत में जा रहा था तो वह उस ब्रिज के नीचे कुछ जला हुआ चीज देखता है। जब वह उसके नीचे जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह जली हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। अब वह किसान तुरंत ही पुलिस को फोन करता है तो सुबह के करीब 7 बजे के आसपास पुलिस वहां पर पहुंचती है और लाश की पहचानने की कोशिश करती है। लेकिन लाश 100% जल चुकी थी, सिवाय स्कार्फ के एक टुकड़े और गले में पड़े लॉकेट ये इशारा कर रही थी कि ये लाश किसी लड़की की है। अब पुलिस को जो केस मिला था उनको लगा कि शायद इस केस और इस जली हुई लाश के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। इसीलिए प्रियंका के परिवार वालों को वहां पर बुलाया जाता है। प्रियंका के फैमिली उस जगह पर तुरंत ही पहुंच जाती है। ये वो पल होता है जो कोई भी परिवार ये चाहता है कि शायद यह बात झूठ हो। खैर, लाश के आसपास मिली चीजों से इस बात की पुष्टि तो हो जाती है कि यह लाश प्रियंका रेड्डी की ही है। इस लाश को देखकर पुलिस की नींद असल में खुल जाती है और तब जाकर पुलिस एक्टिव होती है, क्योंकि ये एक महिला डॉक्टर का हत्या का मामला था। पुलिस तुरंत ही बॉडी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। जांच में ये पता चलता है कि उसको जलाने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है और केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि उसके साथ गैंग रेप भी हुआ है। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। अब पुलिस का मेन मोटिव कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना था। पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ जो कि 25 साल का था और वही मुख्य आरोपी भी था और उसके साथ 3 और लड़के भी थे। पुलिस के सामने सबने रेप और हत्या का गुनाह कबूल तो किया, लेकिन इनका प्लान जब आप सुनोगे तो आपको इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। आप खुद का कितना भी ख्याल रख लो, आप कितने भी केयरफुल रहो, लेकिन ये लोग जो दरिंदगी से भरे हुए हैं वे आपसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। उन चारों ने बताया कि वे लोग काफी दिनों से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की पीछा कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी उनको पसंद आ चुकी थी। इन चारों में से 2 ट्रक ड्राइवर और 2 क्लीनर थे। ये चारों लोग दिन भर ट्रक चलाते और रात होते ही उस पार्किंग में चले जाते थे और यहीं पर प्रियंका रेड्डी अपना स्कूटर खड़ा करती थी। उनका प्लान था कि जब प्रियंका रेड्डी 27 नवंबर की सुबह जब अपने स्कूटर को पार्क करेगी तो वे लोग उस स्कूटी को पंचर कर देंगे, जिसके बाद यहाँ प्रियंका रेड्डी को मदद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग मदद करने के लिए उसके पास जाएंगे और ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसमें से एक लड़के ने उसकी स्कूटी को पंचर करके वहाँ से चला गया। अब जब रात को प्रियंका स्कूटी के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी स्कूटी तो पंचर है। अब वह चारों तरफ देखने लगती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। तभी उन चारों में से एक लड़का आता है जो कि पहले से ही प्री प्लान कर चुके थे। जब वह प्रियंका के पास जाता है तो बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, जिसके बाद वह स्कूटी को पंचर ठीक करने के बहाने लेकर चला जाता है।
प्रियंका को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह काफी डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का वापस आता है और बोलता है कि इधर की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। पंचर ठीक करवाने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। तभी उनमें से दूसरा लड़का आता है और वो भी इसी बात को एग्री करता है। अब वे दोनों स्कूटी को लेकर आगे जाने लगते हैं, जिसके बाद प्रियंका रेड्डी को भी मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास उसको कोई मदद नहीं दिख रहा था। अब रास्ते में 2 लोग चलते चलते 4 लोग में बदल जाते हैं और मौका पाते ही उन लोगों ने प्रियंका रेड्डी को दबोचा और फिर पास ही के खेत में लेकर चले गए। वहाँ पर उन चारों ने प्रियंका रेड्डी को खिलौने की तरह ट्रीट किया और जब उनका मन भर गया तो उन लोगों ने उसको मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन चारों ने प्रियंका को जलाने का फैसला किया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रियंका रेड्डी अभी मरी नहीं थी, अब तक वह केवल बेहोश पड़ी हुई थी। अब उनमें से एक ने पास ही के पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले आया। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वे उसको इस जगह जलाएंगे जहां पर आग की लपेटें कम दिखाई दे। इसलिए उन चारों ने वह फ्लाईओवर को परफेक्ट जगह समझा और वहीं पर प्रियंका को जला दिया। अब इस मामले पर प्रियंका को जस्टिस दिलाने के लिए पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा था। अब आपको निर्भया केस दिल्ली वाला तो याद ही होगा। निर्भया के आरोपियों को ये तो नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन प्रियंका के दोषियों के सामने निर्भया कांड उदाहरण के रूप में था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे एक महिला का रेप और हत्या करके किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि निर्भया के दोषियों को अब तक फांसी की सजा जरूर मिली थी, लेकिन अब तक फांसी नहीं हुई थी, क्योंकि ये बात साल 2019 की है और साल 2020 में निर्भया के दोषियों को फांसी दिया गया था। इसीलिए ये लोग बेखौफ थे, क्योंकि ये जानते थे कि फांसी की सजा केवल डराने के लिए होता है। हकीकत में कहाँ किसी को फांसी होता है, लेकिन शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनको फांसी तो नहीं हुई, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अब इस वारदात के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने कुछ अलग सोच लिया। पुलिस उन चारों लड़कों को वही क्राइम सीन पर ले जाती है जहां पर डॉक्टर रेड्डी को जलाया गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पुलिस काफी हाई सिक्योरिटी के साथ वहां उन चारों को लेकर गई थी, लेकिन यहाँ पर इन चारों ने पुलिस के ही गन छीनकर वहाँ से भागने लगे। लेकिन वहाँ पर काफी मात्रा में पुलिस मौजूद थे। उसी में से कुछ पुलिस वालों ने ऑन द स्पॉट उन चारों को गोलियों से भून डाला, जिसको कानून के भाषा में एनकाउंटर कहते हैं। अगर आज पुलिस वाले ऐसे ही अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो आज हर घर में बेटी बहनें सुरक्षित रहेंगी। लेकिन भारत सरकार के लिए क्या ही कहा जाए, जिसकी आंखें अपराध के आंकड़े देखकर भी नहीं खुलती, जिस देश में हर साल औसतन 40,000 रेप होते हैं, यानी हर दिन 106 रेप, और जिस देश में कन्विक्शन रेट सिर्फ 25% हो, यानी 40,000 रेप करने वालों में से केवल 10,000 को ही सजा मिलती हो और बाकी बचे 30,000 खुलेआम घूमते हो। वहाँ कोई क्या डरे। अपराधियों को इन्हीं आंकड़ों से हौसला मिलती है और वे अगले अपराध की प्लानिंग करते हैं। सरकार